प्यारे बच्चों, क्लास 12 भूगोल विषय का मॉडल क्वेश्चन पत्र जारी हो चुका है और उसका सॉल्यूशन हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे साइट DRGP82 पर भी उपलब्ध है, वहाँ भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। वीडियो 3 पार्ट में हो गया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसके कारण यदि हम लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको नींद आने लगेगा, इसीलिए इसको 3 पार्ट में बनाए थे। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए, दूसरा पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिए हैं। अब तीसरे पार्ट के वीडियो मतलब इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सभी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है, सभी विषय के आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है वो 5 नंबर के रहेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो किसी निश्चित प्रदेश में निश्चित समय अवधि में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास है। जन्म दर तो 1 वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या है। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में वृद्धि करती है। यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। मतलब जन्म लेने वाला ज़्यादा हो, मरने वाला कम हो तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। मृत्यु दर, यह 1 वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में कमी ला देता है। यदि किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी हो जाएगी। मतलब जन्म लेने वाले की तुलना में मरने वाला अगर ज़्यादा हो जाएगा तब उस वर्ष क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगा। प्रवास, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो वे कारक जो किसी उद्योग की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें स्थानीयकरण के कारकों के रूप में जाना जाता है। उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला है कच्चा माल। तो कच्चा माल किसी उद्योग का आधार है। कच्चा माल सुगमता पूर्वक, पर्याप्त तथा सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। जिन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल भारी, सस्ता तथा निर्माण के दौरान वजन कम हो जाता है, वे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप अवस्थित होते हैं। इसी प्रकार जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं से संबंधित उद्योग जैसे फल, सब्जी, दूध, मछली आदि कच्चे मालों के स्रोत के समीप ही स्थापित होते हैं। गैर ह्रास मूल्य उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग इनके कच्चे माल के स्रोत अथवा बाजार कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इससे परिवहन व्यय में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा है शक्ति के साधन। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा प्रमुख शक्ति संसाधन है। लौह इस्पात उद्योग कोयले की खदानों के समीप स्थापित होते हैं। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। जल विद्युत तारों से संप्रेषण व पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में पाइपलाइन सुविधाजनक है। अतः उद्योगों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तीसरा है परिवहन व संचार के साधन। तो परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचार साधनों का महत्व भी औद्योगिक विकास में सहायक है, अतएव इनकी सुलभता औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। चौथा है बाजार। बाजार उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है। अधिक क्रय शक्ति तथा सघन आबादी उद्योगों के लिए बृहद बाजार उपलब्ध कराती है। पांचवा है कुशल श्रमिक। यद्यपि वर्तमान समय में मशीनीकरण का बोलबाला है, किंतु उद्योगों में कुशल श्रमिकों की प्राप्ति उनके स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। पूंजी। पूंजी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी के कारण आशातीत औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है।
जलापूर्ति, कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें जन की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जैसे कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि। ऐसे उद्योग किसी अस्थायी जल स्रोतों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। आठवां आपका जलवायु, उपर्युक्त एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए विशिष्ट जलवायु आवश्यक होती है, जैसे वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु व सिनेमा उद्योग के लिए स्वच्छ आकाश व सूर्य प्रकाश वाली जलवायु आदि। नौवां है उच्च तकनीकी, उच्च तकनीकी के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण व परमाणु बचाव संभव है। अतः इसका अहम योगदान रहता है। इन सभी कारकों के अलावा सरकारी नीतियां, सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिति, बैंकिंग व बीमा संबंधी सुविधाएं भी है। उद्योगों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताएं। तो जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव बस्तियों को दो वर्गों में रखा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या व जनघनत्व बहुत ही कम होता है तथा यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या व जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा यहाँ के अधिकतर निवासी द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक श्रेणी के क्रियाकलापों में संलग्न रहकर अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों की पहली विशेषता को देख लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा, नंबर अच्छा आएगा। पहला है, ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि से निकटता से गहरा संबंध बनाए रखती है। दूसरा, यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना तथा खनन कार्य आदि में अपनी जीविका कमाते हैं। तीसरा, इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। चौथा है, ये बस्तियां प्रायः किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होते हैं। पांचवा, ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समरूपता के साथ आपस में गहरे संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। छठा है, ग्रामीण बस्तियों के आवासों के प्रकार व निर्माण सामग्री में समरूपता पाई जाती है, जो कि स्थानीय भौगोलिक तथा पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप होती है। अब नगरीय बस्तियों की विशेषता को जानेंगे। पहला पॉइंट है, समय बीतने के साथ कुछ बस्तियां विशेषकृत होकर अपने आसपास की बस्तियों को सेवाएं प्रदान करने लगती है। ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है। नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। तीसरा, जनसंख्या की अधिकता, व्यावसायिक विविधता व प्रशासनिक कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। चौथा है, नगरों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। पांचवा, नगरों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। छठा, नगरों के विकास और विस्तार की दर बहुत अधिक होती है। सातवां, आवासों की सघनता के कारण लंबवत विस्तार अधिक होता है तथा आवासों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री विविधतापूर्ण होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। तो लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य कारणों से एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर बसना या निवास करना प्रवास कहलाता है। डेविड हीथ के अनुसार अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। प्रवास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, आजीविका। सीमित कृषि भूमि और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। कुटीर उद्योगों की पतली हालत और कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को गांव में आजीविका नहीं मिल पाती। गांव में ये बेरोजगार अधिक से जनसंख्या के रूप में नगरों में रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। नगरों में निश्चित तौर पर विविध प्रकार की आर्थिक संभावनाएं होती है। दूसरा है विवाह। सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत विवाह के उपरांत लड़कियों को माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाकर रहना होता है। भारत में इसी कारण स्त्रियों के प्रवास की संख्या उच्च है। तीसरा है शिक्षा और वृत्ति का। तो योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहर में विभिन्न प्रकार की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहरों में प्रवास करते हैं। अपनी वृत्तियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए वे सुनिश्चित निपुण व्यक्ति, कलाकार, वैज्ञानिक अथवा किसी भी क्षेत्र में योग्य व्यक्ति शहरों में उन्नति के अवसर तलाशते हैं। चौथा है सामाजिक असुरक्षा एवं
प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ी, जातीय दंगे, देश विभाजन, वर्ग संघर्ष से त्रस्त होकर लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ प्रवास करते हैं। अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप भी जनसंख्या को प्रवास करने के लिए बाधित करते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी आदि। 47 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलती है। साथ ही वहाँ के लोग भी अधिक क्रियाशील होते हैं। वहाँ के लोगों को तथा व्यापार व वाणिज्य को गतिशील बनाया जाता है, क्योंकि पहला, परिवहन एक ऐसा सेवा या सुविधा है जिससे लोग विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग के लिए दूरगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन में दूरी को कई तरह से मापा जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है मार्ग की लंबाई के रूप में, दूसरा मार्ग में लगने वाले समय के रूप में, तथा तीसरा मार्ग पर यात्रा पर आने वाले खर्च के रूप में। परिवहन के साधन के रूप में अनेक विकल्प होते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन तथा द्रव व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। लोगों को जितने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही अच्छा होगा। परिवहन के संदर्भ में दो बिंदु विचारणीय होते हैं। पहला है परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक परिवहन सेवाओं की मांग होगी। दूसरा है परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक विकसित होगी। दूसरा पॉइंट है संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों में विचारों व संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री के रूप में है अथवा श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में है, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूरसंचार सेवा जिसमें मोबाइल, दूरभाषा, फैक्स, इंटरनेट, यहाँ मोबाइल लिखा गया है, मोबाइल होगा, दूरभाषा, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। ये सभी संचार के आधुनिक साधन है। इनका लोगों द्वारा जितना विकास व उपयोग होगा, देश की आर्थिक रूप से उतना ही प्रगति करेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका मानचित्र का है कि विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। अलास्का, मेक्सिको की खाड़ी, जापान है, केपटाउन है, मुंबई है। तो ये आप ग्राफ को देख सकते हैं, ये विश्व का मानचित्र है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ जो है ये केपटाउन है, ठीक है। यहाँ जो है ये केपटाउन का है। यहाँ ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये आपका अलास्का है। क्या है? अलास्का। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। ये एरिया आपका मैक्सिको की खाड़ी है। फिर आपका यहाँ पर क्या है? मुंबई है। और जापान जो है आपका, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका जापान का एरिया है। तो ये आपको ग्राफ पे दिखा देना है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें आपको यहाँ दिखा देना है, और नहीं मिलेगा तो आपको मांगना है कि ग्राफ पेपर दीजिए। तो हाँ मिलेगा तो आपको ये सब एरिया को दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों, वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल पर एक लाइक बनता है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।